7 दिन बाद शीला मासी अपने चैलेंज का रिजल्ट देखने मल्होत्रा हाउस आ पहुंची। मल्होत्रा हाउस में दाखिल होते ही उन्होंने अंजलि मामी और किशन मामा को आवाज लगाई। किशन, अंजलि, कहाँ हो तुम? 7 दिन हो गए, याद है ना? आज हमें अनिका को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालना है। अंजलि मामी किचन में मेड को खाना बनाने में मदद कर रही थी। किशन मामा जॉगिंग करके पीछे के दरवाजे से एंटर हुए। किशन मामा ने शीला मासी को चिल्लाते देख उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, शीला, क्यों शोर मचा रही हो? सुबह का टाइम है, सब सोए हुए हैं। इस बात का जवाब देते हुए शीला मासी ने कहा, जागना तो पड़ेगा ही ना किशन। जब मैं उस लड़की को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी तब उसकी नींद तो वैसे ही उड़ जाएगी और तुम बीच में मत पड़ना। 7 दिन हो गए हैं और आज मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी। उस लड़की ने मुझे तुम सबके सामने चैलेंज की थी। आज चैलेंज पूरे करने का वक्त आ गया है। जब शीला मासी किशन मामा और अंजलि मामी के साथ बात कर रही थी तब उन्हें ऊपर से किसी के उतरने की आवाज आई। जब सबने मुड़कर स्टेयरकेस की ओर देखा तो किशन मामा और अंजलि मामी का बेटा क्रिस मुंह में च्युइंगम चबाते हुए नीचे उतर रहा था। श्वेता और क्रिस दिखने में काफी मिलते जुलते थे, मगर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। क्रिस को ना ही पढ़ाई में इंटरेस्ट था और ना ही स्पोर्ट्स में। क्रिस बस सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता, न कभी माँ बाप को कहता कि वह कहाँ जा रहा है और न ही कभी अपनी निजी जिंदगी में किसी को दखल देने देता। शीला मासी को देखकर क्रिस ने अपने मुंह में गम का एक बड़ा सा गुब्बारा बनाया, फिर अंजलि मामी की ओर देखकर घर से बाहर जाने लगा। किशन मामा को पता था कि क्रिस बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करता था, न कभी किसी को गुड मॉर्निंग विश करता और न ही किसी के साथ कोई बात करता था। क्रिस को ज्यादातर रिश्तेदार पसंद नहीं थे, खासकर शीला मासी। इसलिए क्रिस ने उन्हें देखने के बावजूद उन्हें ग्रीट करना जरूरी नहीं समझा और वहां से निकल गया। शीला मासी ने क्रिस को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? आज थोड़ी देर रुक जाओ। आई प्रॉमिस आज तुम्हें बोर नहीं करूंगी। आज यहाँ जो कुछ भी होने वाला है वह देखकर तुम्हें ही बहुत मजा आएगा। क्रिस ने अपने दोनों हाथ अपने शर्ट के जेब में डाल दिया और शीला मासी की ओर मुड़कर कहा, वह लड़की और उसकी बच्ची यहाँ की नहीं है। देखकर लगता है शायद किसी गाँव से आए हो। शीला मासी, आप अपना एटीट्यूड उन पर झाड़ सकती हो शौक से, मगर मेरी पर्सनल लाइफ से दूर ही रहना। इन सारी बातों से आपको कोई मतलब नहीं। आप घर में आइए जाइए, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं और मैं घर में कहाँ जाता हूँ कहाँ से आता हूँ उससे आपको कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। शीला मासी के साथ रूडली बात करके क्रिस वहाँ से चला गया। क्रिस के बिहेवियर से मामा मामी बहुत दुखी और परेशान थे, मगर इस वक्त उनके लिए ज्यादा परेशानी वाली बात कुछ और थी। 7 दिन जरूर पूरे हो चुके थे, मगर किशन मामा और अंजलि मामी एक बात जानते थे कि कल रात जब नानी माँ सोई थी तब तक उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई थी। आंखों के आसपास के निशान थोड़े हल्के जरूर हुए थे, मगर उससे यह नहीं कहा जा सकता था कि अनिका की दी हुई दवाइयों का कोई पॉजिटिव असर नानी पर हो रहा था। ऐसे वक्त पर शीला को यहाँ देखकर किशन मामा और अंजलि मामी की टेंशन और बढ़ गई थी। वह जानते थे कि शीला अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए आज किसी भी हद तक जा सकती थी। किशन मामा ने शीला के पास जाकर बड़ी धीमी आवाज में उससे कहा, शीला, देखो अनिका तो छोटी बच्ची है, तुम कहाँ उसके साथ कंपटीशन में उतर गई? कहाँ तुम कहाँ वो? और बच्चों की छोटी छोटी बात का बुरा मानेंगे तो हम बड़े कैसे कहलाएंगे? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और यह मत भूलो कि वह हमारी बहन स्वाति की बच्ची है। स्वाति की आखिरी निशानी। किशन मामा की बातें सुनकर शीला मासी ने अपनी नजरें मेन डोर से बाहर निकलते हुए क्रिस से हटाकर किशन मामा पर डाली। शीला मासी बड़ी हैरान होकर किशन मामा को देखने लगी और बोली, स्वाति की बेटी, स्वाति की आखिरी निशानी, स्वाति की दवाइयाँ, स्वाति की कंपनी। किशन, आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि इस घर में स्वाति ही सब कुछ है तो फिर आखिर मैं कौन हूँ? कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना समझो या ना समझो, मैंने इस घर को हमेशा अपना ही समझा है और आज भी इस घर पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने दूंगी। यह कहकर शीला मासी लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गई। कुछ देर तीनों लोग वहीं बैठे रहे। अंजलि मामी और किशन मामा नानी माँ को देखने उनके बेडरूम में गए। बेडरूम के बाहर खड़े रहकर अंजलि मामी और किशन मामा आपस में बातें करने लगे। अंजलि मामी ने किशन मामा से कहा, अभी कल रात ही तो मैंने देखा था, मम्मी जी तब तक कुछ देख नहीं पा रही थी और आप तो शीला को जानते हो, वह आज कहीं अनिका के साथ कोई ऐसा बर्ताव न करे जिससे हम सबको शर्मिंदगी उठानी पड़े। किशन मामा खुद भी इस बात से परेशान थे। टेंशन में यहाँ वहाँ देखते हुए किशन मामा ने अंजलि मामी से कहा,
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्वाति की बेटी और अपनी भांजी को इस तरह बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता। अगर आज शीला ने अनिका और रिया के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं अनिका को बचा लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। किशन मामा के कंधे पर हाथ रखते हुए अंजलि मामी ने कहा, मैं भी आपके साथ हूँ। सालों बाद मिली बच्ची पर हम कोई इनजस्टिस नहीं होने देंगे। अनिका बेडरूम में जब अनिका की आंखें खुली तो उसने देखा 12 बजने वाले थे। उसने जैसे ही अपना मोबाइल फोन चेक किया, अपने बेटे आर्यन का मैसेज देखकर उसके मुंह पर स्माइल आ गई। आर्यन ने लिखा था कि वह अपनी मॉम को बहुत मिस करता है। वो हर ट्यूसडे और सैटरडे को बलबीर सर के पास ट्रेनिंग लेने जाता है और बाकी के दिन मारवा खानदान के फैमिली हाउस में होम ट्यूशन लेता है। आज संडे था, इसलिए उसका रेस्ट डे है। यह मैसेज पढ़ते वक्त अनिका को राजलक्ष्मी का फोन आया। राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम, मैं काफी टाइम से रोहित मारवा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि 6 साल पहले वह कभी मनाली आया था और अब तक मैं यह भी नहीं पता लगा पाई कि आखिर आर्यन कैसे रोहित मारवा के पास आया। न तो उनसे शादी की है, न ही उसके किसी अफेयर के बारे में अब तक कुछ जान पाई हूँ। पूरे हफ्ते से रोहित के पास्ट के बारे में अनिका ने इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसे अपने उस सवाल का जवाब चाहिए जो उसे बरसों से नहीं मिला था। आखिर अनिका के बच्चों का बाप कौन था, और अगर इस सवाल का जवाब रोहित मारवा था तो इस बात को अनिका खुद कैसे नहीं जानती थी। राजलक्ष्मी ने अनिका से पूछा, क्या तुम आगे इन्वेस्टिगेशन करने वाली हो? अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, बिल्कुल, फिलहाल रोहित मारवा की बीती जिंदगी के बारे में पता करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। राजलक्ष्मी ने अनिका की बात पर हैरान होते हुए पूछा, मगर ये तुम करोगी कैसे? अनिका बेड से उठी और बाथरूम में जाकर अपने आप को आईने में देखने लगी। फिर अपने चेहरे पर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाते हुए राजलक्ष्मी से बोला, मुझे लगता है मुझे रोहित मारवा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। शावर लेने के बाद अपने कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि बगल के रूम में रिया कुछ नौकरों के साथ खेल रही थी। जैसे ही रिया ने अनिका को कमरे से बाहर निकलते देखा, वह सीधा जाकर अनिका से लिपट गई और बोली, मम्मा, बड़ी नानी अब तक सो रही हैं। अनिका जैसे ही स्टेयरकेस से नीचे उतरकर नानी माँ के कमरे में जाने लगी, शीला मासी ने ठीक स्टेयरकेस के सामने आकर उसे रोक लिया। शीला मासी के चेहरे पर गुस्सा था, मगर अपने वॉल्यूम पर कंट्रोल करते हुए उन्होंने अनिका से पूछा, ऐसी कौन सी दवाई दी तुमने मेरी माँ को, जो हमेशा 7 बजे जाग जाने वाली मेरी माँ आज 12 बजे तक सोई है? जिस तरह शीला मौसी अनिका से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी वक्त अनिका पर अपना हाथ उठा सकती थी। अंजलि मामी जल्दी से दोनों के बीच में आई और शीला मासी से कहने लगी, देखो शीला, हमें इस मुद्दे पर शांति से बात करनी चाहिए। आओ पहले तुम बैठ जाओ, अनिका तुम्हें सब कुछ समझा देगी कि यह दवाई कैसे काम करती है। अंजलि मामी की बात को काटते हुए शीला मासी ने आवाज बढ़ाते हुए कहा, शांति से बात करो, मेरी माँ अंदर बेहोश पड़ी है और तुम कहती हो कि शांति से बात करो। हाँ, आखिर बेटी और बहू में यही फर्क होता है। तुम्हें भले ही अपनी सास की जान की फिक्र न हो, मगर मुझे मेरी माँ के लिए बहुत चिंता है। शीला मासी का यह ताना अंजलि मामी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किशन मामा ने बीच में पड़ते हुए शीला मासी से कहा, बस करो शीला, बहुत बोल रही हो तुम। अपने हाथ से किशन मामा को चुप रहने का इशारा करते हुए शीला मासी ने कहा, अब तुम भी अपनी बीवी की तरफदारी करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मेरी माँ तुम दोनों पर बोझ बन गई है? शीला मासी की ऐसी बातें किशन मामा और अंजलि मामी दोनों को चुभ रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी नजरें झुकाकर खड़े थे। तभी अनिका ने शीला मासी की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब इससे पहले कि आप आगे और कुछ कहें, मैं आपको अपनी शर्त याद दिला दूं। तो अंदर चलते हैं, नानी माँ को जगाकर देखते हैं कि आज कौन जीता और कौन हारा। शीला मासी को यह चैलेंज देने के बाद बड़े ही कॉन्फिडेंस से अनिका नानी माँ के बेडरूम में चली गई। सभी लोग हैरान हो गए। पहले किशन मामा और अंजलि मामी और फिर शीला मासी अपने माँ के कमरे में चली गईं। अनिका नानी माँ की बेड पर बिल्कुल उनके बगल में उनके सर के पास जाकर बैठ गई। धीरे से उनके सर पर हाथ घुमाते हुए अनिका ने नानी माँ को आवाज लगाई, नानी माँ, आंखें खोलिए। नानी माँ, दोपहर के 12 बज गए हैं। अनिका की आवाज कानों पर पड़ते ही नानी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, मगर आंखें खुलते ही उनकी आंखें तुरंत बंद हो गई। उन्हें उठने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए अंजलि मामी ने सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर बिठा दिया। नानी माँ की आंखों पर सूजन थोड़ी कम हो गई थी, मगर आंखों के आसपास लाल निशान अब भी मौजूद थे। बेड से थोड़ी दूर खड़ी शीला मासी बस इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब वो अनिका का हाथ पकड़कर इस घर से घसीटकर बाहर निकाल दे। नानी माँ की आंखों में अचानक ही थोड़ा दर्द महसूस हुआ।
उन्होंने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, हाय राम, यह मेरी आंखें इतनी जल क्यों रही हैं? जैसे ही नानी माँ के मुंह से यह शब्द निकले, अंजलि मामी और किशन मामा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था कि अब शीला अनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगी। अंजलि मामी ने नानी माँ को पानी देते हुए कहा, मम्मी जी रुकिए, मैं आपकी आंखों में थोड़ा सा पानी छिड़क देती हूँ, शायद उससे थोड़ा आराम मिले। नानी माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही अंजलि मामी उनके आंखों में पानी छिड़कने वाली थी, नानी माँ ने अंजलि मामी से कहा, अरे अंजलि, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी है। हाँ भाई, पड़ेगी क्यों नहीं, 20 साल हो गए। 20 साल में इंसान की उम्र के साथ साथ चेहरे की झुर्रियाँ भी बढ़ेगी, यह बात तो तय है। नानी माँ के मुंह से यह बात सुनकर अचानक जैसे कमरे में मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गई। किशन मामा और अंजलि मामी की आंखें छलकने लगी। थोड़ी देर बाद अंजलि मामी बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पाई। उन्होंने नानी माँ से पूछा, मम्मी जी, क्या आप सचमुच मुझे देख पा रहे हैं? इस बात पर खुद नानी माँ ने सरप्राइज होकर कहा, अरे मैं तो तुम्हें देख रही हूँ, वह भी पूरे 20 साल बाद। किशन मामा और अंजलि मामी को देखकर नानी माँ की आंखें भर आईं। नानी माँ ने ममता भरी आवाज में किशन मामा से कहा, कभी सोचा नहीं था कि इस जिंदगी में दोबारा अपने बेटे को कभी देख पाऊंगी। चलो, कुछ तो पुण्य कमाए होंगे मैंने इस जीवन में जो दोबारा अपने बेटे को देखने का मौका मिला। यह बात सुनते ही किशन मामा फुट फुट कर रोने लगे और अपनी माँ के गले लग गए। शीला माँ से समझ नहीं पा रही थी यह कैसे मुमकिन है, जिस माँ का इलाज 20 साल से बड़ा डॉक्टर नहीं कर पाया था, वह अचानक कैसे देखने लगी थी। शीला मासी बस फटी आंखों से अपनी माँ को और बाकी लोगों को उससे लिपट कर रोते हुए देख रही थी। तभी नानी माँ का ध्यान शीला मौसी पर गया। नानी ने शीला मौसी को पास बुलाती हुई कहा, शीला, तुम अब तक नहीं सुधरी। सालों पहले तुम एक छोटी बच्ची थी, मगर अब तो तुम्हारे यहाँ भी एक नन्ही बच्ची आ गई है। अब तो जरा अपने जवान को लगाम देना सीखो। बात बात पर गुस्सा करना इस उम्र में अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यह कहकर नानी माँ, किशन मामा और अंजलि मामी रोते रोते मुस्कुराने लगे। नानी माँ को बिस्तर पर बिठाने के बाद अनिका बिस्तर के पास ही पीछे खड़ी हो गई थी। उसे अचानक लगने लगा था इस प्यारे से परिवार के लिए वो एक आउटसाइडर है। नानी माँ के पीछे खड़े होने की वजह से नानी उसे देख नहीं पा रही थी। मामी ने इशारे से अनिका को आगे बुलाते हुए कहा, मम्मी जी, पहचानो कौन है यह? जब अनिका धीरे से नानी माँ के सामने आई तो अनिका को देखकर नानी माँ हैरान हो गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आंखों से बहते हुए आंसू अचानक थम गए और नानी माँ बिना सोचे बोल पड़ी, मेरी बच्ची स्वाति। अनिका इस वक्त ठीक वैसी ही लग रही थी जैसे 25 साल पहले उसकी माँ लग रही होगी, और पिछले 20 साल से नानी माँ की आंखों की रोशनी छिन चुकी थी। उनके लिए तो वैसे ही बात थी कि उन्होंने जैसे अपनी बच्ची स्वाति को देखा था, उसी रूप में स्वाति फिर से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी धीरे से अंजलि मामी ने अनिका को अपनी नानी के पास बिठाते हुए कहा, मम्मी जी, यह अनिका है, आपकी पोती। नानी माँ अनिका को गले लगाकर रोने लगी। कुछ देर बाद किशन मामा ने अनिका से पूछा, बेटा, अब हमें भी बताओ, यह कौन सी दवाई तुमने मम्मी को खिलाई थी जिससे मम्मी की आंखों की रोशनी वापस आ गई? अमृत टैबलेट। अनिका की मां ने अपने आविष्कार को यही नाम दिया था, अमृत टैबलेट्स। जैसे ही अनिका इन टैबलेट्स का नाम किशन मामा को बताने वाली थी, उसे अपनी मां की कही वह बात याद आ गई, जिसमें उसकी मां ने अनिका से कहा था, कभी लोगों पर अपनी काबिलियत जाहिर मत करना, हमेशा जमीन से जुड़ी रहना और लोगों की नजरों में मत चढ़ना। चाहे कितना भी बड़ा काम करो, उस काम का यश कभी मत लेना। जैसे ही अनिका को अपनी माँ की यह बात याद आई, उसने किशन मामा से कहा, कुछ नहीं मामा, मैं एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में गई थी और वहाँ पर मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को नानी की परेशानी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे यह आई ड्रॉप्स और टैबलेट दिए और कहा कि 7 दिन इसके सेवन से नानी की आंखें ठीक हो जाएंगी। तब मैंने भी सोचा, जब इतने सालों से हमने इतने डॉक्टर की ट्रीटमेंट ली है और इतनी दवाइयाँ नानी माँ पर ट्राई की है, तो फिर एक और ट्रीटमेंट ट्राई करने में हर्ज की क्या है। इसलिए मैंने सोचा कि आई ड्रॉप्स और टैबलेट हमें भी नानी माँ पर ट्राई करनी चाहिए। जैसे ही शीला मासी ने अनिका की यह बात सुनी, उसके गले में अचानक ही आवाज आ गई। उन्होंने अपनी आवाज चढ़ाते हुए किशन मामा और अंजलि मामी से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यह लड़की पक्का कहीं रास्ते से यह दवाई उठा कर लाई है। ना तो इसे दवाई के बारे में कुछ पता है, ना ही नॉलेज है, बस यूं ही कोई दवाई उठा कर लाई और माँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया। जरा सोचो, अगर इसके किए गए एक्सपेरिमेंट का कोई साइड इफेक्ट होता तो इस उम्र में माँ की क्या हालत होती। मगर आप लोग तो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। शीला मासी की यह बात सुनकर अंजलि मामी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा,
देखो शीला, चाहे जो कुछ भी हो, आज अनिका की दी हुई दवाई से मम्मी जी इतने सालों बाद फिर से देखने लगी हैं। उनकी आंखों की रोशनी वापस आई है और यह हम सब के लिए खुशी का मौका है। इस बात के लिए हमें अनिका को थैंक्स कहना चाहिए। इससे पहले कि अंजलि मामी अपनी बात पूरी करती, शीला मासी ने अपने नाक चढ़ाते हुए अंजलि मामी से कहा, मैं इस लड़की को थैंक यू कहूँ किस बात के लिए? मैं इसे इस बात के लिए थैंक यू कहूँ कि इसने जानबूझकर मेरी माँ की जिंदगी को खतरे में डाला। किस बात के लिए बोलूं? तुम चाहती हो कि मैं इसे गले से लगा लूं, इसके पांव छू लूं, या फिर तुम यह कहना चाहती हो कि तुम लोगों की तरह मैं भी इस पर ब्लाइंड फेथ रखने लगूं और कह दूं इसे तुम जो करना चाहती हो मेरी जिंदगी के साथ करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नानी माँ के पास चुपचाप बैठी अनिका ने बिल्कुल धीमी और पोलाइट आवाज में मासी से कहा, नहीं मासी, आपको इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मेरी माँ से माफी मांगनी है। अनिका की यह बात सुनकर अचानक ही शीला मासी को खांसी आने लगी। उन्हें अपनी चैलेंज याद आ गई जिसमें अनिका ने उससे कहा था कि अगर वह नानी माँ का इलाज करने में कामयाब हो जाती है तो शीला मासी को अपनी मरी हुई बहन स्वाति से माफी मांगनी पड़ेगी, मगर ऐसा करना उसके ईगो को सबके सामने नष्ट कर देगा। इसलिए एक नया बहाना बनाते हुए शीला मासी ने अनिका से कहा, किस बात की माफी मांगू मैं तुम्हारी माँ से? मेरी माँ की आंखों की रोशनी स्वाति की वजह से ही गई थी। जिस दिन से वह घर छोड़कर भाग गई थी, सालों तक मेरी माँ ने उसके इंतजार में आंसू बहाए थे। हाइपर टेंशन और लगातार बहते आंसुओं की वजह से ही मम्मी की आंखों की रोशनी चली गई थी और अब तुम्हारे एक बेकार से एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। यह तो कुदरत का न्याय है। माँ के कर्मों की और पापों की सजा का भुगतान बेटी ने कर दिया। अपनी बड़ी बहन की इंसल्ट सुनकर किशन मामा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने शीला मासी को चिल्लाकर कह दिया, शट अप शीला, जस्ट शट अप। अचानक किशन मामा के मुंह से ऐसा सुनकर एक पल के लिए शीला मासी को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा जिस किशन ने आज तक कभी अपनी बड़ी बहन के सामने आंख उठाकर नहीं देखा, वह आज उसे इस तरह शट अप कह रहा था। शीला मासी ने किशन मामा को आंखें दिखाते हुए कहा, किशन, तुम अपनी बड़ी बहन को इस तरह सबके सामने जलील कर रहे हो। 4 दिन पहले रास्ते से उठाकर जिस लड़की को लाए हो उसकी वजह से तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। यह बात सुनते ही किशन मामा अपनी जगह से खड़े होकर बोले, बस करो शीला, बहुत हो चुका। अनिका कोई रास्ते से उठाई हुई लड़की नहीं है। मेरी बहन स्वाति की बेटी है, हमारे खानदान की बेटी है, हमारे खानदान का खून है। और अगर इसकी बेइज्जती करोगी तो समझना कि तुम अपने मरे हुए बाप की बेइज्जती कर रही हो। अभी इसी वक्त तुम स्वाति से माफी मांगो, अभी की अभी। किशन मामा के आखिरी शब्द पूरे बंगले में गूंजने लगे थे। शीला मासी को एक पल के लिए डर लगा, मगर दूसरे ही पल उन्होंने अपनी अगली चाल चल दी। उन्होंने किशन मामा से कहा, ठीक है, आज तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मगर यह मत भूलना कि जब स्वाति कंपनी और घर को छोड़कर भाग गई थी तब मैंने ही कंपनी संभाली थी और अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आकर संभाल लेना मल्होत्रा फार्मेसी। मैं आज से कंपनी की जिम्मेदारियों से अपने आप को फ्री करती हूँ। किशन मामा को विश्वास नहीं हो रहा था कि शीला मासी इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। अनिका की मां के चले जाने के बाद शीला मासी ने कंपनी की जिम्मेदारियां संभाली थी। उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्होंने कंपनी को बहुत संभालने की कोशिश की, मगर कहीं न कहीं वो इतनी सक्षम नहीं थी कि कंपनी को मार्केट में कोई स्थान दिला पाए। कंपनी बस चल रही थी पुरानी गुडविल के सहारे। इतने सालों से मार्केट में थोड़ा बहुत मार्केट शेयर जुटा पाती थी, मगर आज शीला ने कंपनी छोड़ने की धमकी देकर सबको चौंका दिया था। किशन मामा शीला मासी की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे। मासी को लगा कि अब बाजी उनके हाथ में आ गई थी। शीला मासी ने किशन मामा की ओर आगे बढ़ते हुए कहा, कंपनी की एक्स डायरेक्टर होने के नाते मेरा एक सजेशन भी है। एक काम करो, कंपनी की प्रेसिडेंस इसी अनिका को बना दो एंड देन हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। कंपनी में वापस वही सब होगा जो आज से 25 साल पहले हुआ था। फिर एक लड़की खानदान का नाम और कंपनी का नाम मार्केट में डुबा देगी और फिर अचानक एक दिन खानदान और कंपनी का बदनामी का दाग लगाकर किसी के साथ भाग जाएगी या शायद किसी को छोड़कर भाग जाएगी, जिसकी सजा हम सब आने वाले कई सालों तक भुगतते रहेंगे। इन सब के बावजूद बीते 25 सालों में मैंने जो जिम्मेदारी निभाई है, माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। अगर स्वाति मेरे सामने खड़ी होती तो मैं उसे एक तमाचा मार देती।
जैसे ही शीला मासी के मुंह से यह शब्द निकले, उनके गालों पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। उस थप्पड़ में इतनी ताकत थी कि कुछ पल के लिए शीला मासी को एक कान से सुनाई देना भी बंद हो गया था। थप्पड़ की गूंज जैसे कानों से थोड़ी कम हुई, शीला मासी ने मुंह उठाकर देखा। किशन मामा के पास बैठी उनकी माँ गुस्से से तिलमिलाए उन्हें देख रही थी। नानी माँ ने कहा, बुढ़ी पार्वती मल्होत्रा के हाथों में अब भी इतनी जान है कि रास्ता भटके अपने बच्चों को लाइन पर ला सके। यह कहते हुए अंजलि मामी का सहारा लेते हुए पार्वती मल्होत्रा अपने पैरों पर खड़ी हो गई। धीमी मगर गुस्से से भरी आवाज में पार्वती मल्होत्रा ने अपनी बेटी शीला से कहा, अपनी बहन के बारे में बुरा बोलना बंद करो। वह ऐसी नहीं थी और अब मैं इस घर में स्वाति की बुराई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। शीला मासी का एक हाथ अभी भी उनके गाल पर था। उन्होंने अब अपनी आवाज और चढ़ाते हुए कहा, मेरी आवाज तो तुम थप्पड़ मारकर बंद कर लोगी मम्मी, लेकिन जो लोग बाहर बातें करते हैं उन सब का मुंह कैसे बंद करोगी? तुम्हें पता है लोग क्या क्या बातें करते हैं स्वाति के बारे में? तुम्हें पता है करण गुलेरिया के साथ क्या किया है स्वाति ने? तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी बस तुम्हें आदत है आंखें मूंद कर स्वाति पर विश्वास करने की। लेकिन बदले में क्या मिला तुम्हें? उसने तुम्हारे साथ में वही किया जो उसने करण गुलेरिया के साथ किया था। विश्वासघात, एक बहुत बड़ा विश्वासघात। बर्बाद कर दिया उसने करण गुलेरिया को। लोग आज भी बातें करते हैं स्वाति के दिए धोखे को। आमिर और नामचीन खानदानों में हुआ सबसे बड़ा स्कैंडल है यह पिछले 20 सालों का, और यह सब तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। बस पता नहीं क्यों जिस बात पर तुम्हें पूरी दुनिया को विश्वास है, तुम उन बातों पर पर्दा डालना चाहती हो। थोड़ी परेशान होकर पार्वती मल्होत्रा ने किशन मामा के सहारे शीला से दूर जाते हुए कहा, हो सकता है स्वाति की कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा हो। मेरी बेटी किसी को धोखा नहीं दे सकती थी। अनिका के लिए अपनी माँ के बारे में ये सब कुछ जानना एक बहुत बड़ा शौक था। अपनी माँ के सामने आते हुए शीला मौसी ने कहा, मगर उसने धोखा दिया है और यह बात सब जानते हैं। हमने खुद स्वाति के बेडरूम में स्वाति और करण के लव लेटर देखे थे, पढ़े भी हैं। फिर भी तुम इस बात से अनजान बन रही हो। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है जो कोई इतना प्यार करने वाले इंसान को धोखा देकर अचानक चला जाए? अपने आप से झूठ बोलना बंद करो तुम सब लोग। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शीला मासी ने कहा, आज इस अनिका और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा तुम्हें। या तो वह इस घर में रहेगी या तो मैं इस खानदान का हिस्सा रहूंगी। शीला मासी की यह बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद साइलेंस ब्रेक करते हुए अनिका ने कहा, मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। यह कहकर अनिका कमरे से बाहर निकलने लगी, मगर किशन मामा ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, यह तुम्हारा घर है, तुम कहीं नहीं जाओगी। यह कहने के बाद किशन मामा ने शीला मासी की ओर मुड़कर नहीं देखा। जब कोई कुछ नहीं बोला तो शीला मासी समझ चुकी थी कि मल्होत्रा परिवार ने अनिका को चुना था और उन्हें ठुकरा दिया था। जाने से पहले शीला मासी ने सबसे कहा, तुम इस वक्त मुझे ठुकरा रहे हो जब मल्होत्रा फार्मेसी को बर्बाद करने के लिए शास्त्री फार्मेसी तैयार बैठी है। ठीक है, अब कंपनी का जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं। यह कहकर शीला मासी बाहर जाने लगी। उन्हें लगा कि अभी पीछे से कोई आवाज आएगी और उन्हें रोक लेगी, मगर जब तक वो मेन रोड तक पहुंचती तब तक पीछे से कोई आवाज नहीं आई। शीला मासी खुद ही रुक गई और चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम सब लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। आज तक मैंने मल्होत्रा फार्मेसी को संभाला था। पिछले 20 साल से मैं उसे अकेले संभाल रही हूँ और उसके बदले में तुम लोग मेरे साथ यह कर रहे हो। अब मैं भी देखती हूँ कैसे बचाते हो तुम सब मिलकर मल्होत्रा फार्मेसी को। जिस कंपनी को बचाने के लिए मैंने दिन रात एक किए थे, आज से मैं उसी कंपनी को बर्बाद करने के लिए शास्त्री फार्मेसी के साथ मिलकर दिन रात एक कर दूंगी। मल्होत्रा परिवार को यह धमकी देते हुए शीला मासी अपनी गाड़ी में बैठकर चली गईं। अंजलि मामी पार्वती मल्होत्रा को फिर से बेड पर लेटाते हुए कहने लगी, मम्मी जी, शीला 50 साल की उम्र पार कर चुकी है, मगर फिर भी न जाने क्यों उसका गुस्सा अभी भी वैसा ही है जैसा आज से 20 साल पहले था। क्या वह सचमुच मल्होत्रा फार्मेसी को बर्बाद कर देगी? इस बात का टेंशन किशन मामा को भी जरूर था। वह अपनी बहन को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। एक बार अगर उसे किसी पर गुस्सा आ जाए तो बस फिर उस इंसान से जब तक वह अपनी हार का बदला नहीं ले लेती थी तब तक चैन से नहीं बैठती थी। मगर इस वक्त किशन मामा को शीला की चुनौती से ज्यादा कल्याण शास्त्री की फार्मेसी कंपनी का डर था।
कल्याण शास्त्री का मार्केट शेयर अमृत टेबलेट के आने से इतना बढ़ चुका था कि मल्होत्रा फार्मेसी का रहा सहा मार्केट शेयर भी पूरी तरह खत्म हो गया। इस वक्त मल्होत्रा फार्मेसी को जरूरत थी अमृत टेबलेट जैसे एक आविष्कार की, जो न सिर्फ उसे मार्केट शेयर में इंक्रीमेंट देती मगर कंपनी की गुडविल को भी ऊपर ले जाती। अपने मामा मामी को टेंशन में देखते हुए अनिका ने कहा, मामा क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? किशन मामा ने अनिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम इन सब से दूर रहो, रिया के साथ घर पर ही रहो, कंपनी का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। यह कहकर वो कमरे से चले गए। दरअसल कल्याण का मार्केट शेयर जिस अमृत टेबलेट की वजह से बढ़ने वाला था वो उसकी मां ने बनाई हुई फार्मूला का ही नतीजा था। अनिका ने जिस फार्मेसी के अलग अलग जड़ी बूटियों के कंपोजिशन से यह दवाई और आई ड्रग्स बनवाए थे, वह फार्मेसी कल्याण शास्त्री के फार्मेसी रिटेल शॉप थी। मारवा इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हेड ऑफिस दिल्ली के एक पॉश इलाके में स्थित थी। यह 26 मंजिला बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ मारवा इंडस्ट्रीज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए बनाई गई थी और इसके टॉप फ्लोर पर मारवा ग्रुप के हेड की केबिन थी। इस फ्लोर पर रोहित के अलावा सिर्फ उसके सेक्रेटरी चिराग मेहता या फिर खुद मारवा इंडस्ट्रीज के सीनियर एडवाइजर और रिटायर्ड चेयरपर्सन यानी कि रोहित के दादा ध्यान चंद्र मारवा ही रहते थे। टॉप फ्लोर पर सनी रोहित से मिलने के लिए वेटिंग लाउंज में वेट कर रहा था। सनी इस बात से अभी भी गिल्ट में था कि उसने रिया और आर्यन की सच्चाई अपने भैया से छुपाई थी। अब दादी माँ का ऑपरेशन भी हो गया था। सनी को अब लगा उसे रोहित को सब सच बता देना चाहिए। जैसे ही चिराग ने रोहित के केबिन का दरवाजा खोला, सनी दौड़कर अंदर चला गया और अपनी आलीशान डेस्क पर बैठे रोहित के पास जाकर कहा, रोहित भैया, आपको अगर एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता। टॉप फ्लोर के ऑफिस में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। सनी की धीरे से की हुई बात भी पूरे फ्लोर पर गूंजने लगी थी। जब चिराग ने देखा कि सनी रोहित के साथ कुछ पर्सनल बातें करने आया था, उसने ऑफिस के केबिन से बाहर जाते वक्त पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। चिराग को बाहर जाते देख सनी तेजी से रोहित के चेयर के पास आकर बैठ गया और रोहित का हाथ पकड़कर उसे कहने लगा, जरा सोचो रोहित भैया, एक क्यूट प्यारी गुड़िया जैसे बेटी क्या आपको नहीं चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि ऑफिस से घर आकर आप अपनी बेटी को हवा में उछालकर गोल गोल घुमाओ? सनी की बातें सुनकर रोहित को वह दिन याद आ गया जब आर्यन बारबी डॉल के साथ खेल रहा था। रोहित ने गुस्से से सनी की ओर देखा और उससे कहा, सनी तुम कहना क्या चाहते हो? रोहित को ऐसा लगा कि सनी उसे कन्विंस करना चाहता है कि अगर आर्यन अपनी जिंदगी में एक लड़की बनकर बिताना चाहता है तो आखिर उसमें बुराई क्या है। रोहित की गुस्से से लाल आंखें देखकर सनी फिर से कांपने लगा। उसकी टांगे और हाथ दोनों एक साथ म्यूजिकल टून पर कांपने लगे। कांपती हुई आवाज में अटक अटक कर सनी ने रोहित से कहा, रोहित भैया, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, बताइए ना, आपको एक बेटी हो तो आपको कैसा लगेगा? रोहित ने अपने डेस्क पर जोर से हाथ पटकते हुए सनी से पूछा, जल्दी बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? सनी ने अपनी आंखें बंद की और एक सांस में कह दिया, अगर आप अनिका के साथ रिश्ता जोड़ लो तो आपके पास एक बेटा और एक बेटी दोनों होंगे। सनी के मुंह से यह बात सुनते ही रोहित ने चैन की सांस ली। रोहित को इस बात की राहत हुई कि उसके मन में अभी अभी जो ख्याल आ रहे थे वह सब गलत थे। यह बात जानकर रोहित को थोड़ी राहत मिली। जैसे ही रोहित ने अपनी टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास उठाकर पीना चाहा, उसे एक बात याद आई। उसने ग्लास फिर से टेबल पर पटकते हुए सनी से कहा, सनी क्या कहना चाहते हो तुम? मैं अनिका के साथ रिश्ता बनाऊं? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम पागल हो गए हो क्या? सनी रोहित की आवाज सुनकर इतना डर गया था कि वो जो कहना चाहता था वो कहने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। अटक अटक कर सनी रोहित से कहने लगा, भैया मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ वह मत सुनिए, बल्कि जो मैं कहना चाहता हूँ वह समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वह कह दूंगा तो आप वह नहीं समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सनी के मुंह से टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनकर रोहित इरिटेट होने लगा था। रोहित अपनी जगह से उठा और सनी को पकड़कर अपने केबिन के मेन डोर तक ले गया। फिर उसने अपने केबिन का दरवाजा खोलकर सनी को बड़े शांति से कहा, सनी इसी वक्त तुम घर जाओ, हम घर पर मिलेंगे, बाय। यह कहते हुए रोहित ने सनी को अपने केबिन से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। चिराग मेहता और टॉप फ्लोर पर खड़े ऑफिस बॉय ने सनी की हालत देखकर उसे सिंपैथी दिखाने की कोशिश की।
सनी ने अचानक ही अपना मूड बदलकर सारे स्टाफ को एटीट्यूड से कहा, रोहित भैया जब भी किसी बिजनेस डील में फंस जाते हैं मुझसे ही सजेशंस लेने आते हैं। मैं अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ उन्हें हेल्प करने आया था और देखो 2 मिनट में उनकी प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया मैंने। यह कहकर सनी अपना बचाव करते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया। केबिन के अंदर रोहित अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार सनी के शब्द उसके कान पर पड़ रहे थे। अगर वह अनिका से रिश्ता बना लेता है तो उसे एक बेटे और बेटी दोनों का प्यार मिल सकता है। रोहित लैपटॉप स्क्रीन बंद करके सोचने लगा कि क्या यह सब कुछ सचमुच हो सकता है। रोहित अपने आप के साथ बात करते हुए अपने आप को समझाने लगा। उसे लगा अनिका के साथ बार बार हो रही मुलाकात की वजह से उसके मन पर यह असर हो रहा था। यह जस्ट एक फेज था जो बहुत जल्दी निकल जाएगा। अनिका को याद करते ही रोहित कब फ्लश करने लगा ये उसे भी नहीं पता चला। फिर अचानक रोहित के मन में एक ख्याल यह भी आया कि आखिर अनिका एक बिन ब्याही माँ थी। उसके कैरेक्टर के बारे में अब तक किसी को कोई खबर नहीं थी। यह ख्याल आते ही रोहित की आंखें झुक गई और उसने लैपटॉप खोलकर दोबारा अपना काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अनिका के कमरे के बाहर श्वेता हाथ में दवाई की शीशी लिए घूम रही थी। जैसे ही अनिका कमरे से बाहर आई, श्वेता ने उससे पूछा, दीदी मुझे बताइए यह फार्मूला आपको कहाँ से मिला? अनिका श्वेता के हाथ में अमृत टेबलेट की शीशी देखकर हैरान हो गई। इससे पहले कि अनिका कुछ बहाना बनाकर श्वेता की बात को टाल देती, श्वेता ने अनिका से पूछा, क्या स्वाति बुआ ये फार्मूला आपके पास छोड़ गई थी? श्वेता के मुंह से यह बात सुनकर अनिका उससे झूठ नहीं बोल पाई। अनिका ने श्वेता को सच सच बता दिया और हाँ कहते हुए अपना सर हिला दिया। यह पता चलते ही श्वेता खुशी के मारे उछल पड़ी। श्वेता ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, शास्त्री फार्मास्यूटिकल ने इस साल डायबिटीज को कंट्रोल में लाने के लिए आयुर्वेदिक टेबलेट निकाली है जो हमारे आयुर्वेदिक पाउडर से काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है और अब यह अमृत टेबलेट वाली खबर भी मार्केट में फैल गई है जिससे सुभाषिनी मारवा की जान बची। यह टेबलेट तो वो मार्केट में कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। उनकी लेबोरेटरी में काफी सालों से अमृत टेबलेट की फार्मूला को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद उन्हें सक्सेस मिलते ही वो मार्केट में अमृत टेबलेट को लॉन्च कर देते। मार्केट में पहले से काफी नाम कर चुकी इस टेबलेट को अगर वो हमसे पहले लॉन्च कर देते हैं तो पता नहीं मल्होत्रा फार्मेसी का क्या होता। दीदी इस साल मल्होत्रा फार्मेसी का काफी नुकसान हुआ है। काफी केमिस्ट और हॉस्पिटल्स से हमारा भेजा हुआ स्टॉक भी वापस आ गया था। सबने अपना टाई अप शास्त्री फार्मेसी के साथ कर लिया है। अगर स्वाति बुआ ने अमृत टेबलेट का फार्मूला आपको दिया है तो फिर मल्होत्रा फार्मेसी के पास अभी भी होप है। यह बात सुनकर अनिका श्वेता को हैरानी से देखने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद अनिका ने श्वेता का हाथ पकड़ा और उसे अपने बेडरूम में ले गई। फिर बेडरूम के कोने में राइटिंग टेबल पर अनिका एक कागज पर कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने वो कागज श्वेता के हाथ में दे दिया और कहा, इस कागज में अमृत टेबलेट की फार्मूला लिखी है और यह भी लिखा है इसे बनाते वक्त प्लांट में किस किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। सारे प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग के बाद दवाइयों का स्टोरेज कैसे करना है वह सब लिख दिया है मैंने इसमें। श्वेता को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस टेबलेट ने इस वक्त मार्केट में हंगामा मचाकर रखा था उस टेबलेट को बनाने का फार्मूला अभी इसी वक्त उसके हाथ में था। श्वेता ने हैरानी से अनिका को देखते हुए कहा, क्या आप मुझे यह फार्मूला ऐसी ही दे दोगी? इसके बदले में तुम क्या चाहती हो? इस दवा के फार्मूले को देने का मतलब श्वेता जानती थी। इस फार्मूले से इतना पैसा कमाया जा सकता था जितना कोई छोटी मोटी कंट्री की जीडीपी हो। अनिका ने श्वेता के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तो पिछले कुछ दिनों से वह मिल रहा है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर दिस। अनिका की बात सुनते ही श्वेता ने उसे गले लगा लिया और फिर थोड़ी देर बाद श्वेता ने अनिका से पूछा, दीदी अब मुझे लगता है मुझे जल्दी से लेबोरेटरी जाना चाहिए। इस दवाई को बनाना बेहद मुश्किल है। मैं जानती हूँ पिछली बार जब स्वाति बुआ ने ट्राई किया था तब वो सिर्फ 5 टेबलेट बना पाई थी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। दरवाजे तक पहुंचकर श्वेता अचानक रुक गई और फिर मुड़कर उसने अनिका से कहा, दीदी हो सके तो इस वक्त मम्मी पापा से कुछ मत कहिएगा। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई उम्मीद हो और फिर कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाए। उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। अनिका ने कहा,
कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम चिंता मत करो। अनिका की बात सुनते ही श्वेता घर से निकल गई। उसे पता था कि अमृत टेबलेट को जल्दी से मार्केट में लाना होगा। अगर मल्होत्रा फार्मेसी को बचाने की कोई भी उम्मीद बाकी थी तो बस यह टेबलेट्स थी। अगले दिन की सुबह अनिका की नींद खुली। वो फ्रेश होकर नीचे हॉल में आई। उसने नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर मामा और मामी को ग्रीट किया। जब अनिका ने देखा कि किशन मामा टेंशन में हैं, अनिका ने किशन मामा को देखते हुए पूछा, क्या हुआ मामा, आप कुछ टेंशन में लग रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अनिका की बात का जवाब देते हुए अंजलि मामी ने कहा, बेटा उनकी तबीयत तो ठीक है, मगर आज बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि हम दोनों सुबह से टेंशन में हैं। अंजलि मामी के हाथ पर हाथ रखते हुए अनिका ने पूछा, क्या आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं? अंजलि मामी ने कहा, तुम तो इस घर की बेटी हो, तुमसे क्या छुपाना है, मगर हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से तुम कोई टेंशन लो। दरअसल आज एक बहुत बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े बायर्स और सेलर्स का आमना सामना होगा और हमेशा की तरह हमारी कंपनी की तरफ से तुम्हारी शीला मासी और किशन मामा हमारी मल्होत्रा फार्मेसी को रिप्रेजेंट करने वाले थे। हमने आज सुबह ही शीला को फोन किया, मगर शीला ने आने से साफ मना कर दिया है। उसने कहा है कि अब मल्होत्रा फार्मेसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है। फिर भला मैं यह मीटिंग अटेंड क्यों करूं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि शीला इस तरह क्यों बिहेव कर रही है, क्यों अपनी ही कंपनी को बर्बाद करने पर तुली है। अनिका ने मुस्कुराते हुए किशन मामा और अंजलि मामी को चीयर अप करते हुए कहा, कोई बात नहीं, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप वापस आ जाएंगे। रही आज की मीटिंग की तो अटेंड करने हम तीनों जा सकते हैं ना? हम भी देखते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो मिलकर हम सॉल्व नहीं कर सकते। अनिका का यह आइडिया अंजलि मामी को बहुत पसंद आया। कुछ भी कहने से पहले अंजलि ने किशन मामा को देखा। किशन मामा ने भी मुस्कुराकर कहा, चलो फिर पूरी फैमिली चलेगी यह बिजनेस मीटिंग करने। कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे ही किशन मामा, अंजलि मामी और अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे, वहां के एंट्रेंस पर सर्विस स्टाफ ने उन्हें रोक लिया और कहा, सॉरी सर, आपका QR कोड गलत है। आपका इनविटेशन ID वैलिड नहीं होगा जब तक आपका QR कोड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सॉरी, यू कैन नॉट एंटर दिस कॉन्फ्रेंस। किशन मामा ने अपने फोन पर इनविटेशन मेल दिखाते हुए कहा, मगर यह तो उन्होंने खुद भेजा है मुझे, ये गलत कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी गार्ड ने किशन मामा को देखते हुए कहा, सर, इस साल की कॉन्फ्रेंस कल्याण शास्त्री जी ने ऑर्गेनाइज की है और उनके खास इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस बार की मेडिकल कॉन्फ्रेंस बहुत ही हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसलिए छोटे मोटे डॉक्टर, छोटी मोटी कंपनियां या फिर ऐसी कंपनियां जिसका नाम मार्केट में खराब है, उनके इन्वेस्टिगेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं। शायद इसीलिए आपका QR कोड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। यह बात सुनकर किशन मामा के चेहरे गुस्से से और शर्म से लाल हो गया था। यह बात साफ थी कि कल्याण शास्त्री मल्होत्रा फार्मेसी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, मगर किशन मामा यह भी जानते थे कि अगर वह आज के कॉन्फ्रेंस में नहीं गए तो यह फार्मेसी के लिए बहुत बुरा होगा। यह भी हो सकता था कि आयुर्वेदिक एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन यूनियन उनका लाइसेंस रद्द कर दे। जब सिक्योरिटी गार्ड ने देखा किशन मामा, अनिका और अंजलि मामी काफी देर तक वहीं खामोश खड़े थे, तो एक स्टाफ मेंबर ने आकर किशन मामा को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, प्लीज सर, अगर आपके पास वैलिड इनविटेशन नहीं है तो यहाँ खड़े रहकर बाकी के गेस्ट का रास्ता न रोकें। जब सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा कहा तो आसपास खड़े लोग किशन मामा को देखने लगे। किशन मामा की इतनी बड़ी इंसल्ट लाइफ में कभी नहीं हुई थी। जितने भी गेस्ट आए थे वहाँ, वो किसी न किसी तरह से मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड थे और इसलिए सब एक दूसरे को जानते भी थे। किशन मामा को इस तरह देखते हुए सभी मन ही मन उन पर हंसने लगे थे और देखते ही देखते मल्होत्रा फार्मेसी सबकी नजरों में एक मजाक बनकर रह गई। किशन मामा अपनी फैमिली को लेकर बाहर जाने ही वाले थे, तभी पीछे से आवाज आई, जरा रुकिए 1 मिनट। जिस जगह कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रोहित मारवा की एक लंच मीटिंग थी। रोहित मारवा अपनी मीटिंग खत्म करके निकल रहा था, तभी उनके ग्राउंड फ्लोर के एंट्रेंस पर कुछ लोगों को किशन मामा पर चिल्लाते हुए देखा। जब रोहित पास आया तो उसने देखा कि किशन मामा, अनिका और अंजलि मामी कुछ परेशानी में थे। उसने यह भी देखा कि शायद उनके इनविटेशन के बारकोड में कोई तकलीफ थी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। रोहित ने अपने साथ चल रहे अपने असिस्टेंट चिराग मेहता से कहा, हमें चलकर देखना चाहिए
आखिर मैटर क्या है। चिराग बिना कुछ कहे रोहित के पीछे चलने लगा। जैसे ही किशन मामा, अनिका और अंजलि मामी कॉन्फ्रेंस हॉल के एंट्रेंस से निकाले गए थे, रोहित ने किशन मामा से कहा, रुक जाइए 1 मिनट। इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? रोहित के सामने किशन मामा यह सारी बातें नहीं करना चाहते थे, इसलिए रोहित की बात को टालते हुए किशन मामा ने कहा, अरे बेटा कुछ नहीं, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। मीटिंग में जो कुछ भी होगा वह डिटेल मैं फोन पर ले लूंगा। जब से सिक्योरिटी ने किशन मामा को अंदर जाने से रोका था, अनिका अपने फोन में बिजी थी। रोहित ने किशन मामा से कहा, डोंट वरी, मैं अभी मिनिस्ट्री में किसी से फोन करके आपकी एंट्रेंस क्लियर करवाता हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। किशन मामा और अंजलि मामी दोनों जानते थे कि रोहित की पहचान मिनिस्ट्री से लेकर मेडिकल यूनियन में भी बड़े बड़े लोगों तक थी, मगर रोहित को वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं देखना चाहते थे। इसलिए किशन मामा ने रोहित से कहा, बेटा रहने दो, छोटी सी बात के लिए क्यों सबको तकलीफ दे रहे हो? डोंट वरी, इट्स ओके। तभी रोहित को एक अर्जेंट कॉल आया। कॉल अटेंड करते हुए रोहित और उसका सेक्रेटरी चिराग थोड़ी दूर चले गए। किशन मामा और अंजलि मामी फोन में बिजी अनिका से कहने लगे, चलो बेटा घर चलते हैं। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, प्लीज रास्ता क्लियर कीजिए, ये एक हाई प्रोफाइल मीटिंग है, यहाँ अनइनवाइटेड लोगों का कोई काम नहीं। अनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे डॉक्टर शालिनी खड़ी थी। डॉक्टर शालिनी ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक सैंडल में बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। हॉस्पिटल के बाहर अगर कोई पेशेंट डॉक्टर शालिनी से मिलता तो उसे पहचान नहीं पाता, वो किसी मॉडल से कम नहीं लगती थी। ड्यूटी से बाहर शालिनी काफी स्टाइलिश कपड़े पहनती थी। शालिनी ने मुस्कुराकर अनिका और किशन मामा से कहा, अगर आप लोग इनवाइट नहीं हो तो यहाँ पर सबका रास्ता रोककर आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या आप लोग थोड़ा साइड में जाकर अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं? शालिनी ने अनिका को देखते ही पहचान लिया था, मगर वह उसे न पहचानने का दिखावा कर रही थी। शालिनी को इस तरह बिहेव करते देख अनिका ने भी अपनी पहचान बताने की कोशिश नहीं की। वैसे भी अनिका अपने फोन में लगातार कुछ ढूंढ रही थी। किशन मामा के साथ बात करने के बाद शालिनी एंट्रेंस की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ी। फिर उसने पीछे मुड़कर किशन मामा को देखते हुए कहा, आप तो मिस्टर किशन मल्होत्रा हैं, राइट? किशन मामा इस वक्त अपनी पहचान छुपाने की कोशिश में थे, मगर वह जानते थे इसका कोई फायदा नहीं होता। जिन लोगों को उनकी इस हालत पर हंसना है वह यह मौका छोड़ने वाले नहीं थे। शालिनी ने किशन मामा की हालत पर तरस खाते हुए कहा, वेल, मेरा सजेशन तो आप लोगों को यही होगा कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में आने से पहले आप लोगों को एक बार सोच लेना चाहिए था। इस साल की कॉन्फ्रेंस बहुत ही हाई लेवल मेडिकल मीट है। यहाँ पर छोटे मोटे डॉक्टरों का और केमिस्ट का कोई काम नहीं। जब आप लोगों को इनविटेशन मिला ही नहीं था तो यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? वैसे बहुत शर्म की बात है, आपके फार्मेसी की दवाइयाँ मार्केट से वापस भेजी जा रही है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पेशेंट दवाइयों के लेने के बाद बहुत सारी कंप्लेंट्स कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब किसी भी बिजनेस के बारे में नॉलेज ना हो और फिर भी उसे जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जाए तो नतीजा ऐसा ही होता है। किशन मामा और अंजलि मामी यह बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर डॉक्टर शालिनी को उनसे क्या दुश्मनी थी। शालिनी उनसे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही थी? दरअसल मल्होत्रा फार्मेसी में एक बड़ी खामी यह भी थी कि वो लोग सालों पुरानी दवाइयों के फार्मूला पर अभी भी दवाइयाँ बना रहे थे, जिस वजह से उनकी दवाइयाँ असरकारक होने के बावजूद लोगों को आउटडेटेड लग रही थी। और कल्याण शास्त्री ने अपने अमृत टेबलेट का चमत्कार दिखाकर मल्होत्रा फार्मेसी को एक बहुत ही बड़ा धक्का दे दिया था। और यह कॉन्फ्रेंस मल्होत्रा फार्मेसी के लिए एक आखिरी उम्मीद थी। एंट्रेंस पर खड़ी एक औरत ने किशन मामा और उसकी फैमिली को देखकर एक कमेंट पास की, आई डोंट बिलीव दिस। मुझे तो लगा था कि मल्होत्रा फैमिली ने शायद अपना इनविटेशन कार्ड मिसप्लेस कर दिया था, मगर मुझे अब पता चला कि इस कॉन्फ्रेंस मीट में मल्होत्रा को इनवाइट नहीं किया गया है। सच ही सेम, इतने सालों के गुडविल को आज इस मैनेजमेंट ने खाक में मिला दिया। वरना आज से 25 साल पहले क्या नाम हुआ करता था मल्होत्रा फार्मेसी का। बाप और बहन की विरासत बेटे से संभल नहीं पाई। होते हैं कुछ ऐसे बच्चे जो बाप की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। किशन मामा इस कमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। एक पल को उन्हें ऐसा भी लगा कि वह गार्ड को धक्का मारते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाएं
मगर उन्हें पता था इस वक्त अगर उन्होंने अपने इमोशंस पर काबू नहीं पाया तो सिचुएशन उनके लिए और ज्यादा इंसल्टिंग बन सकती थी। डॉक्टर शालिनी अनिका और उसके खानदान की ऐसी हालत देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, इसलिए वह अनिका के परिवार के ठीक सामने खड़ी हुई सारा तमाशा देख रही थी। एंट्रेंस पर खड़ी औरत की कमेंट से सुनकर गुस्सा हुए किशन मल्होत्रा को फेक सिंपैथी दिखाते हुए डॉक्टर शालिनी ने कहा, मिस्टर किशन मल्होत्रा, चाहे जो भी हो मैं आपकी बहुत कद्र करती हूँ। मेरे मन में मल्होत्रा फार्मेसी की बहुत इज्जत है। जब हम छोटे थे तब बहुत नाम सुना था हमने आपकी फार्मेसी का, मगर अफसोस आज आप ही लोगों को ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। मैं आपकी मदद करना चाहूंगी, मैं आपको अंदर हॉल में ले जा सकती हूँ। डॉक्टर शालिनी की यह बात सुनते ही अंजलि मामी और किशन मामा की आंखों में एक उम्मीद आई। किशन मामा ने शालिनी को थैंक्स कहते हुए कहा, इट विल अ ग्रेट हेल्प। अगर आप ऐसा कर सके तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। विल बी वी थैंकफुल टू यू। किशन मामा को हाथ जोड़ते देख शालिनी ने उनके दोनों हाथ पकड़कर नीचे किए और कहा, इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं, मगर इतना याद रखिएगा कि अंदर बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे। बस आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से किसी भी VIP गेस्ट को कोई तकलीफ ना हो। डॉक्टर शालिनी की बात सुनकर किशन मामा को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई ऐसे इंसान थे जिन्हें समाज में इज्जतदार लोगों के बीच उठना बैठना नहीं आता हो। ऐसी बेइज्जती होने के बाद भी किशन मामा डॉक्टर शालिनी के साथ जाने को तैयार थे। शालिनी ने अपने फोन में इनविटेशन QR कोड निकालते हुए किशन मामा और अंजलि मामी से कहा, डॉक्टर चलिए आप लोग मेरे साथ, और यह जो लड़की पीछे खड़ी है क्या वह आपकी असिस्टेंट है? आप चाहे तो उसे भी अपने साथ अंदर ले आइए। डॉक्टर शालिनी की यह बात अंजलि मामी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अनिका भले ही सादे कपड़े में पहनती थी, मगर उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह किसी के घर की नौकर हो। अंजलि मामी डॉक्टर शालिनी को कुछ कहने जाए उससे पहले अनिका ने किशन मामा से कहा, मिल गया मामा जी, आई एम सो सॉरी, मुझे ढूंढने में इतनी देर लग गई। अंजलि और किशन मामा अनिका की बात समझ नहीं पा रहे थे। अनिका ने किशन मामा के पास आकर उन्हें इनविटेशन का मेल दिखाया और डॉक्टर शालिनी से कहा, वह क्या है ना, रोज कई इनविटेशन आते हैं, एक बार मेल बॉक्स खोलो तो कोई न कोई फंक्शन का इनविटेशन जरूर होता है। इतने मेल में एक पार्टिकुलर इनविटेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया, बट थैंक्स फॉर योर ऑफर। अगर आपको हमसे यह मल्होत्रा फार्मेसी से कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज लेट अस नो। इनफैक्ट हमारी कंपनी में कई वैकेंसी निकलने वाली है बिकॉज ऑफ आवर एक्सपेंशन प्लान्स। आपकी एप्लीकेशन पर खास ध्यान दिया जाएगा। यू कैन ट्राई योर लक। अनिका का ऐसा रूप मामा और मामी ने पहली बार देखा था। अनिका को इस तरह शालिनी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए देख मामा मामी को अनिका पर प्राउड फील हुआ। दरअसल अनिका इतनी देर से यह ढूंढ रही थी कि उसके डॉक्टर अमृता वाले मेल बॉक्स में कहीं न कहीं इस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन जरूर आया होगा। देश की कोई भी अपेक्स मेडिकल मीट हो तो डॉक्टर अमृता को जरूर इनवाइट किया जाता था, मगर डॉक्टर अमृता को इतनी मीटिंग्स और फंक्शंस के इनविटेशन रोज आते थे कि इस मीटिंग का इनविटेशन ढूंढने में अनिका को काफी वक्त लग गया। अनिका किशन मामा और अंजलि मामी को लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल के एंट्रेंस पर गई। जैसे ही उसने मशीन के सामने QR कोड रखा, उनकी एंट्री अप्रूव हो गई। मल्होत्रा खानदान की एंट्री अप्रूव होते हुए देख कल्याण शास्त्री के सिक्योरिटी गार्ड्स और डॉक्टर शालिनी हैरान हो गए। डॉक्टर शालिनी को पता था कि कल्याण शास्त्री ने जानबूझकर मल्होत्रा फार्मेसी का इनविटेशन कैंसिल करवाया था, फिर यह कैसे हो सकता था कि उनकी एंट्री अप्रूव हो गई। डॉक्टर शालिनी ने अपने पर्स से मेकअप किट निकाली और अपने मेकअप को टचअप करके कॉन्फ्रेंस हॉल में चली गई। रोहित दूर खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। रोहित इस बात से हैरान था कि जब मिस्टर किशन मल्होत्रा ने इनविटेशन कार्ड मशीन के सामने रखा था तब उनका QR कोड रिजेक्ट हो गया था। फिर ठीक 5 मिनट बाद आखिर यह कोड एक्सेप्ट कैसे हो गया। रोहित जानता था कि मल्होत्रा परिवार इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में था। रोहित अनिका की दी हुई फेवर का बदला भी चुकाना चाहता था। रोहित ने चिराग मेहता से कहा, चिराग, मुझे लगता है हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर देखना चाहिए अंदर क्या हो रहा है। अगर मल्होत्रा फार्मेसी को फिर से खड़ा होने में मैं कोई मदद कर सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। चिराग ने रोहित की बात सुनते ही दरवाजे पर खड़े सर्विस स्टाफ को इशारा किया। चिराग ने सिक्योरिटी के कान में कुछ कहा। रोहित मारवा का नाम सुनते ही सर्विस स्टाफ ने QR मशीन बंद कर दिया।
चिराग और रोहित को बड़े रिस्पेक्ट के साथ अंदर जाने दिया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में लगभग देश की सारी बड़ी मेडिकल कंपनीज और बड़े बड़े डॉक्टर्स मौजूद थे। किसी बिजनेस मीटिंग में ज्यादा या कोई फैमिली गेट टुगेदर जैसा लग रहा था। डॉक्टर अपने जोक्स सुनाकर लोगों को हंसा रहे थे तो कोई फार्मेसी कंपनी का मालिक अपनी नई दवाइयों के मार्केट शेयर के बारे में बात कर रहा था। अंजलि मामी, किशन मामा और अनिका बिल्कुल पीछे ओर में बैठे थे। लोग बस किशन मामा को दूर से हाथ दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी मेडिकल कम्युनिटी ने मल्होत्रा परिवार को साइड लाइन कर दिया था। सारे के सारे लोग सज धज कर आए थे। एक से एक महंगे कपड़ों का एग्जीबिशन लगा था हॉल में, मगर उन सब में सादे जीन्स और ब्लू कुर्ती में अनिका हर इंसान की नजर पर बार बार पड़ रही थी। अनिका को देखकर रोहित यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इस लड़की में ऐसी क्या बात थी जो बिना स्टाइल और बिना मेकअप के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में यह हमेशा कामयाब होती थी। रोहित जैसे ही मल्होत्रा परिवार के नजदीक पहुंचा, उसने अंजलि मामी को अनिका से यह पूछते हुए सुना, अनिका, इनविटेशन तुम्हारे पास कैसे आया? अनिका ने सोचा नहीं था कि मामी उससे यह सवाल पूछेंगी। थोड़ा सा नर्वस होकर अनिका ने बात बनाते हुए मामी से कहा, वह मामी, आपको तो पता है ना कि मैंने रोहित मारवा की दादी के ट्रीटमेंट करने की उसकी मदद की थी। हाँ, यह बात और है कि मैं उनकी ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाई, मगर मिस्टर मारवा बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे इस मीटिंग के लिए इनविटेशन भेजा था। अनिका की बात सुनकर मामी हैरान हो गई। मामी ने अनिका से पूछा, अगर ऐसी बात थी तो जब हम बाहर मिले तो रोहित ने यह बात तुमसे क्यों नहीं कही? अनिका अपने टेंशन में यह भूल चुकी थी कि थोड़ी देर पहले रोहित ने कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री पाने के लिए किशन मामा को अपनी हेल्प ऑफर की थी, क्योंकि उस वक्त भी अनिका अपने फोन में इनविटेशन ढूंढने में बिजी थी। अनिका ने फिर बात बनाते हुए किशन मामा और अंजलि मामी से कहा, देखिए ना, मिस्टर मारवा इतने बड़े आदमी हैं, खुद ही किसी की हेल्प करते हैं और फिर खुद ही भूल जाते हैं। पीछे खड़े रोहित ने जब यह सुना तो शॉक हो गया। उसे अनिका की यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई। आखिर क्यों वह अपने ही परिवार से यह बात छुपा रही थी कि दादी माँ के ऑपरेशन में सबसे बड़ा हाथ खुद अनिका का था, और दूसरा यह कि रोहित जानता था कि उसने अनिका को कोई इनविटेशन नहीं भेजा था। फिर वह क्यों अपने परिवार से यह कह रही थी कि रोहित ने अनिका की मदद की थी? वहीं अंजलि मामी किशन मामा को अपने हाथ की कोनी मार के कहने लगी, सुन रहे हो, रोहित ने इनविटेशन भेजा था। इसका मतलब समझ रहे हो? कॉफी पर बुलाने से पहले कॉन्फ्रेंस पर बुलाकर देखा। लड़की अगर कॉन्फ्रेंस पर आई तो नेक्स्ट टाइम कॉफी पर इनवाइट करेगा। अंजलि मामी की यह बात सुनकर किशन मामा जोर से हंसने लगे। मामा मामी को हंसते हुए देख अनिका के गाल लाल हो गए। उसने चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि वह रोहित का नाम सुनकर ब्लश होने लगी थी। तभी अंजलि मामी की नजर पीछे से आते हुए रोहित पर पड़ी। अंजलि मामी ने रोहित की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू सो मच रोहित बेटा, तुमने जो अनिका को इनविटेशन भेजा था, आखिरकार उसकी वजह से हमें अंदर एंट्री मिली। अनिका ने सोचा नहीं था कि ऐसे अचानक रोहित वापस उन लोगों के सामने आ जाएगा। अब उसका झूठ पकड़ा गया था। वह रोहित से आंखें नहीं मिला पा रही थी। रोहित कुछ देर के लिए अनिका के रिएक्शन देखता रहा और फिर मुस्कुराकर अंजलि मामी से कहा, यू आर वेलकम, यू आर लाइक माई फैमिली। प्लीज आप किसी से बात करने के लिए थैंक्स मत कहिए। तभी किशन मामा ने अपने एक पुराने क्लाइंट्स, जिसने अभी अभी मल्होत्रा फार्मेसी से दवाई वापस भिजवाई थी, उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में किसी के साथ बात करते हुए देखा। किशन मामा ने रोहित से कहा, रोहित बेटा तुम बैठो यहाँ, तुम लोग बातें करो, मैं अभी थोड़ी देर में आया। किशन मामा को अचानक इस तरह उठकर जाते देख अंजलि मामी हैरान हो गई। किशन मामा की सीट पर बैठकर रोहित अनिका को देखने लगा। झूठ पकड़े जाने पर अनिका की झुकी हुई आंखों को देखकर रोहित ने अपने आप से कहा, यह लड़की सच में मेरे सामने बैठी है या कोई मेरे मन के अंदर का हेलुसिनेशन है? इस लड़की को जितना जानने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही कंफ्यूजिंग बनती जा रही है। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, झूठ बोलने के बाद अनिका का चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। यह सोचते हुए किसी तरह से रोहित को सनी की कही हुई बात याद आ गई। रोहित ने अनिका से पूछा, मिस अनिका, क्या आपकी बेटी भी आप जैसी दिखती है? यह सवाल पूछने के बाद रोहित खुद नहीं जान पाया कि आखिर उसने ऐसा सवाल क्यों किया था। सच्चाई यह थी कि रिया के कुछ फीचर्स अनिका जैसे जरूर थे, मगर ज्यादातर रिया की शक्ल रोहित से मिलती थी। अनिका ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस्टर मारवा, मुझे लगता है कि मेरी बेटी ज्यादा उसके पापा जैसी लगती है। रोहित ने बड़े इंटरेस्ट से अनिका से पूछा, क्या
आपके पास आपकी बेटी की कोई फोटो है? अनिका ने सोचा नहीं था रोहित कभी इस तरह उसके सामने बात करेगा। अनिका ने रोहित को हैरानी से देखते हुए कहा, जी हाँ, है। रोहित वेट करता रहा कि अनिका अपने पर्स से अपना मोबाइल फोन निकालकर उसे अपनी बेटी रिया के फोटोग्राफ्स दिखाएगी, मगर अनिका ने ऐसा नहीं किया। अनिका का यह बर्ताव देखते हुए रोहित को एम्बेरसमेंट भी हुई। रोहित को लगा अगर अनिका उसे अपनी बेटी का फोटो नहीं दिखाना चाहती थी तो फिर जब रोहित ने अनिका से पूछा था कि क्या तुम्हारे पास इस वक्त अपनी बेटी की फोटोग्राफ्स है, तब अनिका ने उसे हाँ क्यों कहा था। रोहित अनिका का यह बर्ताव समझने की कोशिश कर रहा था। पीछे से अंजलि मामी ने रोहित से कहा, बेटा रिया के तो कई सारे फोटो है मेरे पास और वीडियो भी हैं, अगर तुम देखना चाहो तो। मामी की यह बात सुनकर अनिका सीट से खड़ी हो गई। उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मामी रोहित को रिया के फोटोग्राफ दिखाएगी। मामी ने अपना फोन अनलॉक किया और जैसे ही गैलरी में जाकर वो रोहित को रिया की फोटो दिखाने ही वाली थी, अनिका अंजलि मामी के पीछे आई और मामी का फोन उनके हाथ में से ले लिया। मामी ने हैरान होकर अनिका को देखा। तभी अनिका ने देखा थोड़ी दूर खड़े किशन मामा के साथ कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। किशन मामा की ओर इशारा करते हुए अनिका अंजलि मामी से बोली, मामी वह देखो, मामा का वहाँ किसी के साथ झगड़ा हो गया है। मुझे लगता है हमें चलकर देखना चाहिए, आखिर मामला क्या है। अंजलि मामी ने भी देखा कि वहाँ कुछ लोगों के बीच किशन को कोई आदमी जोर जोर से डांट रहा था। अंजलि और अनिका दौड़कर किशन मामा के पास जाने लगे। जाने से पहले अनिका की नजरें रोहित से मिली और किसी तरह अपनी नजरें चुराकर अनिका वहाँ से चली गई। रोहित को पता चल चुका था कि अनिका ने जानबूझकर अपनी बेटी की तस्वीर रोहित को नहीं दिखाई, मगर वह समझ नहीं पा रहा था आखिर अनिका ऐसा क्यों कर रही थी। बच्चों के फोटोग्राफ्स दिखाने में आखिर किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। पीछे खड़े चिराग मेहता ने रोहित से कहा, चिराग क्या तुम मेरे लिए मिस अनिका की बेटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ला सकते हो। जैसे ही रोहित ने चिराग से यह कहा, कॉन्फ्रेंस हॉल के कोने से आर्गुमेंट की आवाज बढ़ने लगी। एक 45-50 साल का आदमी किशन मामा को सबके सामने कह रहा था, मल्होत्रा खानदान के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते थे किशन, और सच कहूँ तो आज तक उन्हीं रिश्तों की वजह से मैं तुम्हारे साथ धंधा भी कर रहा था, मगर रिश्ता होने का मतलब यह नहीं कि मैं अपना बिजनेस और अपनी गुडविल दांव पर लगा दूं। वक्त बदल रहा है मल्होत्रा फार्मेसी की, अब जो दवाइयाँ बनाती है उनका मुकाबला कल्याण शास्त्री की दवाइयों से किया ही नहीं जा सकता। वो लोग तुमसे हर चीज में बहुत बेहतर हैं, बेहतर क्वालिटी, बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन, बेहतर प्रोडक्ट रेंज, और फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी वहाँ ज़्यादा है। जब उस आदमी ने सबके सामने यह सारी बातें किशन मल्होत्रा से कहना शुरू किया तो किशन ने अपने आसपास नजरें घुमाकर देखा। उनके बाकी के क्लाइंट्स इस आदमी की बात सुनकर आपस में बातें करने लगे। पीछे खड़ी अंजलि मामी ने अनिका से कहा, यह आदमी जो किशन मामा के साथ इस तरह बातें कर रहा है वह आयुर्वेदिक मेडिसिन का डिप्टी प्रेसिडेंट है, विशाल शर्मा। तुम्हारी मम्मी ने जिस फार्मूला से दवाई बनाई थी वह उस वक्त मार्केट की सबसे बेहतरीन दवाइयाँ थी, और उस वक्त यह विशाल शर्मा खुद हाथ जोड़कर मल्होत्रा फार्मेसी के साथ बिजनेस डील करने हमारे ऑफिस आया था। यह चाहता था कि हम हमारे प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली इसे बेचें ताकि इसके कंपनी के पास हमारे प्रोडक्ट्स की एक तरह से मोनोपोली रहे और इसे मार्केट में नाम मिल जाए। और आज यही आदमी तुम्हारे मामा से कह रहा है कि यह हमारे साथ इसलिए बिजनेस करता था क्योंकि वह हमारा दोस्त था और इसलिए इतने सालों से हमारे साथ बिजनेस करके हम पर एहसान कर रहा था। किशन मामा विशाल शर्मा की बातों को सुनकर यह जान चुके थे कि विशाल शर्मा की कंपनी कल्याण शास्त्री के साथ मिलकर काम करने लगी थी और अब किसी भी कीमत पर वह मल्होत्रा फार्मेसी के साथ डीलिंग नहीं करेंगे। किशन मामा ने विशाल शर्मा से कहा, मैं समझ सकता हूँ कि अब तुम्हारी कंपनी ने किसी और सप्लायर के साथ हाथ मिला लिया है, और सच पूछो तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, मगर हाँ, पिछले महीने तुमने एक कस्टमाइज्ड मेडिसिन का बल्क ऑर्डर किया था जो हमने खास तुम्हारी कंपनी के लिए बनाया है। बस एक बार ये ऑर्डर ऑनर कर दो, उसके बाद चाहो तो तुम हमारे साथ आगे से बिजनेस मत करना। विशाल शर्मा ने किशन मामा की यह बात सुनी। फिर कुछ देर सोचकर विशाल शर्मा ने किशन मामा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, किशन, मैं समझ सकता हूँ तुम अभी बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हो, तुम्हारी कंपनी के पास फंड की भी कमी है। चलो एक काम करता हूँ, वह पूरा का पूरा ऑर्डर मैं 60% डिस्काउंट पर लेने के लिए तैयार हूँ। चलो अब तो खुश हो ना।
किशन मामा ने इस वक्त अपने हाथ में जूस का गिलास पकड़ रखा था। उस गिलास को उन्होंने इतना टाइट पकड़ा कि वह कांच का गिलास अचानक टूट गया। किशन मामा अपना गुस्सा पीकर विशाल शर्मा से बोले, देखो विशाल, वह दवाइयाँ हमने तुम्हारे कहने पर बनाई थी। वह दवाइयाँ मार्केट में और कोई नहीं खरीदेगा, और फिर हम सालों से एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए मैंने जो रेट्स में तुम्हें वह सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वह ऑलरेडी बहुत कम मार्जिन पर था। अब अगर तुम 60% डिस्काउंट मांग रहे हो, इसका मतलब साफ है कि हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। विशाल शर्मा ने किशन मामा के कंधे पर अपना एक हाथ घुमाते हुए कहा, नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हें बर्बाद होने से बचा रहा हूँ। जरा सोचो, इस वक्त मार्केट में तुम्हारी कंपनी का नाम बहुत खराब हो गया है। तुम्हारा माल लोग वापस भिजवा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं यह रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर तुम्हारी दवाइयों का लॉट उठाऊंगा तो जरा सोचो, इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने से शायद मार्केट में जो तुम्हारी गुडविल इतनी बिगड़ गई है वह वापस खड़ी हो जाए। इस वक्त प्रॉफिट मत देखो किशन, अपनी कंपनी का नाम डूबने से बचाओ। पैसा क्या है, आज नहीं तो कल कमा लोगे। वैसे भी इतने सालों में कोई कम प्रॉफिट थोड़ी किया है तुमने हमारी कंपनी के पास से। विशाल शर्मा के मुंह से यह बात सुनकर किशन मामा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने विशाल शर्मा का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाकर बोले, विशाल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम जानबूझकर मुझे बर्बाद करने के लिए यह सब कुछ कर रहे हो, और मैं जानता हूँ कि इसके इशारे पर कर रहा है यह सब। विशाल शर्मा ने बड़ी कैजुअली ठंडे दिमाग से काम लेते हुए बड़े आराम से किशन मामा का हाथ अपने कॉलर से हटाया और बोला, मेरे प्रपोजल पर ठंडे दिमाग से सोचना। क्या तुम अपनी दवाइयाँ मुझे भेजकर अपना नाम बचाना चाहते हो, या फिर वह दवाइयाँ तुम्हारे गोडाउन में पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगी? यह बात तुम्हें अच्छी लगेगी? इससे पहले कि किशन मामा विशाल शर्मा से और कुछ कहते, पीछे से एक आवाज आई, 60% तो बहुत ज्यादा है। हमारी कंपनी को बहुत लॉस हो सकता है। अगर आप 20% डिस्काउंट में डील करें तो शायद हम लोग ये लॉस बर्दाश्त कर सकें। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो शीला मासी ने विशाल शर्मा के सामने ये डील रखी थी। किशन मामा और अंजलि मामी शीला मासी को वहां देखकर खुश जरूर हुए थे, मगर शीला मासी बिना उनसे नजर मिलाए विशाल शर्मा से बात करने लगी। शीला मासी ने विशाल शर्मा से कहा, तुम पुराने दोस्त हो, हम नए सिरे से इस बिजनेस के रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। विशाल शर्मा ने शीला मासी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बड़ी अजीब आवाज में कहा, नए रिश्ते बनाना चाहती हो शीला, मगर तुम्हारी प्रपोजल मुझे मंजूर नहीं। चलो तुम खुलकर प्रपोजल दे रही हो तो मैं भी तुमसे खुलकर ही बात करता हूँ। दरअसल बात यह है कि पूरे मार्केट में यह बात आग की तरह फैल रही है, कल्याण शास्त्री कभी भी अमृत टेबलेट लॉन्च करने वाला है। इस वक्त पूरे मार्केट पर उनकी पकड़ है। साथ ही कल्याण जी ने यह भी कह दिया है कि आज के बाद जो मल्होत्रा फार्म के साथ डील करेगा उसके साथ कल्याण शास्त्री कोई बिजनेस या समझौता या डील नहीं करेगा। अब तुम ही बताओ, मार्केट में कौन कल्याण शास्त्री के साथ इस वक्त दुश्मनी मोल ले सकता है? आखिर सबको अपना किचन चलाना है, तुम तो समझ सकती हो न शीला। मगर फिर भी चलो, तुम इतना जोर दे रही हो तो मैं 50% डिस्काउंट में यह दवाइयाँ खरीदने को तैयार हूँ। तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क उठाने को तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। चलो आगे की बात वहाँ कोने में बालकनी के पास जाकर कर लेंगे कि हम ये डील किस तरह आगे बढ़ाएंगे। विशाल शर्मा की बातें बेहद शर्मनाक थी। विशाल शर्मा शीला मासी को कॉलेज के दिनों से बहुत चाहता था, मगर शीला मासी ने कभी विशाल शर्मा को घास नहीं डाली। विशाल शर्मा न तो देखने में अच्छा था और न ही उसकी नीयत अच्छी थी। अचानक विशाल शर्मा ने शीला मासी का हाथ पकड़कर उसे कहा, चलो अब एक काम करता हूँ, मैं 40% डिस्काउंट पर सारा माल उठा लूंगा। अब तो खुश हो ना? बस मेरी इतनी बात मान लो, वहाँ कोने में जाकर हम इस बिजनेस डील को आगे कैसे बढ़ाएं वह डिस्कशन कर लेते हैं। शीला मासी विशाल शर्मा को थप्पड़ मारना चाहती थी, मगर इस वक्त उन्हें कंपनी के बारे में भी सोचना था। शीला मासी ने बड़े कड़क शब्दों में विशाल शर्मा से कहा, तुम्हें जो कुछ भी बात करनी है यही करो सबके सामने। विशाल ने एक बार जोर से शीला मासी का हाथ दबा दिया। हाथ इतनी जोर से दबाया था कि शीला मासी के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। विशाल ने शीला मासी के पास आकर कहा, देखो यहाँ सबके सामने तमाशा मत खड़ा करो। शीला चलो, मैं 30% डिस्काउंट पर सारा माल उठा लूंगा। ज्यादा जिद मत करो, मेरी बात मान लो। अगर ऐसे कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे परिवार की इंसल्ट हुई तो इतना याद रखना, कभी दोबारा मार्केट में सर उठाकर चल नहीं सकोगे तुम लोग।
जरा सोचो, शीला इस वक्त तुम्हारी फार्मेसी कौन से दौर से गुजर रही है। अगर हम जैसों का साथ चाहिए हो तो थोड़ा बहुत हमारा भी ख्याल रखना पड़ेगा, तभी तो हमारे रिश्ते और तुम्हारी कंपनी दोनों मार्केट में लंबा टिक पाएंगे। कॉलेज टाइम में शीला मासी के पीछे काफी लड़के हुआ करते थे। वो थी ही इतनी खूबसूरत, मगर उन दिनों शीला मासी ने कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को कभी हाँ नहीं कहा था, क्योंकि उनकी पसंद बहुत अच्छी थी। कॉलेज के लड़कों में शर्त लगती थी कि कौन होगा वह खुशनसीब जो पहली बार शीला को डेट पर ले जाएगा। मगर ना तो कॉलेज में और ना ही शहर में किसी लड़के ने यह कारनामा कर दिखाया था। फिर अचानक शीला मासी की बड़ी बहन स्वाति के घर छोड़कर चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया। जो लोग शीला मासी के पीछे पीछे घुमा करते थे वह उनसे पीछा छुड़ाने लगे थे, और आज बात यहाँ तक आ गई थी कि विशाल शर्मा जैसे लोग, जो शीला मासी को कॉलेज में बात करने से भी डरता था, वह आज उनका हाथ पकड़कर उनसे ऐसी बातें कर रहा था। विशाल के बिहेवियर को देखते हुए शीला मौसी को कॉलेज का वह दिन याद आ गया जब कॉलेज की कुछ जेलस लड़कियों ने शीला मासी को बाथरूम में लॉक कर दिया था और फिर उन्हें परेशान करने के लिए जमकर उनकी रैगिंग की थी। तभी उनकी बड़ी बहन स्वाति ने वहां पर आकर सबकी जमकर खबर ली थी, सबको पीट पीट कर वहां से भगाया था और फिर रोती हुई शीला मासी को शांत करते हुए समझाया था कि इस तरह अगर सबसे घबरा जाओगी तो ऐसे शैतान लोगों से कैसे सामना कर पाओगी। अगर लाइफ में ऐसे इंसानों के साथ पाला पड़े तो तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें की भाषा में जवाब देना सीखना पड़ेगा। तुम्हें जैसे ही शीला मासी को अपनी बड़ी बहन स्वाति की यह बात याद आई, उनकी आंखों में नमी आ गई। अपनी बहन को याद करके शीला मासी ने हिम्मत करके विशाल शर्मा को एक करारा जवाब देने का फैसला किया। मगर जैसे ही वह विशाल शर्मा को तमाचा मारने गई, उसने देखा कि विशाल ने शीला मासी का हाथ छोड़ दिया था और वह दर्द से छटपटा रहा था। वह चिल्लाने ही वाला था कि तभी अनिका ने विशाल शर्मा के पास आकर कहा, कॉन्फ्रेंस में सबके सामने तमाशा मत खड़ा कर दीजिएगा, वरना कल मार्केट में सर उठाकर चल नहीं पाओगे। लोग कहेंगे कि एक लड़की ने जरा सा हाथ क्या दबा दिया, अब तो छोटी बच्ची की तरह चिल्लाने लगे। शीला मासी ने जब विशाल के हाथ की ओर देखा तब उन्हें पता चला कि अनिका ने विशाल शर्मा का हाथ मरोड़ दिया था और विशाल को बहुत दर्द हो रहा था। विशाल दर्द में अपने वॉल्यूम पर कंट्रोल करते हुए अनिका से रिक्वेस्ट करने लगा, मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनिका की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग आज शीला मासी के काम आ रही थी। अनिका की विशाल शर्मा के हाथ पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि विशाल अपना पूरा बॉडी फोर्स लगाने के बावजूद अपना हाथ अनिका की ग्रिप से छुड़ा नहीं पा रहा था। अचानक अनिका ने एक झटके से विशाल शर्मा का हाथ छोड़ दिया। किशन मामा ने आगे आकर शीला मासी और अनिका से कहा, चलो यहाँ से, हमें नहीं करनी है इस इंसान के साथ कोई डील, जो होगा सो देखा जाएगा, तुम दोनों चलो यहाँ से। विशाल शर्मा ने एक हाथ से अपना दूसरा हाथ पकड़ा था, अभी उसका दर्द कम नहीं हुआ था, मगर फिर भी अपनी अकड़ में उसने किशन मामा से कहा, ठीक है, तुम यह डील मेरे साथ नहीं करना चाहते हो, तुम मत करो, मैं भी देखता हूँ कि मार्केट में कौन तैयार होता है तुम्हारा माल उठाने के लिए। तभी विशाल शर्मा के कानों पर एक आवाज पड़ी, कौन कहता है कि मार्केट में मल्होत्रा फार्मेसी की दवाइयाँ खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है।